ठीक है। तो कल अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की स्टार्ट की थी मैंने, उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? क्षेत्र। क्या होता है क्षेत्र? किसी भौतिक राशि के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उस राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता हो, क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। और भौतिक राशि के चारों के क्षेत्र को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? कौन कौन से हैं? अदिश क्षेत्र, और दूसरा क्या है? सदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र क्या है? किसी अदिश राशि के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उस अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता हो, क्या कहलाता है? अदिश क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? विद्युत विभव, चुंबकीय विभव, गुरुत्व विभव, ताप, घनत्व इत्यादि। ठीक है। और इनका निरूपण कैसे करते हैं? दो ही, जरूरी नहीं है कि दो ही बने। इनका जो निरूपण है कैसे करते हैं? पृष्ठ बनाकर करते हैं। कैसे करते हैं? पृष्ठ बनाकर। और ऐसे पृष्ठ जिन पर अदिश राशि का मान प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? एक समान हो, क्या कहलाते हैं? सम अदिश पृष्ठ कहलाते हैं। और दो सम अदिश पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को अगर काटेंगे तो अदिश क्षेत्र में एक ही बिंदु पर अदिश राशि के दो मान होंगे जो संभव नहीं है। ठीक है, जहां तक अपन ने बात कर ली थी। और अदिश फलन यहां पर φ1 और φ2 है, तो φ1 इज द फंक्शन ऑफ क्या? एक्स वाई जेड। ऐसे ही φ2 इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसके बाद टॉपिक डालेंगे आप अदिश क्षेत्र। ओह सॉरी, अदिश तो हो गया, सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र सदिश क्षेत्र क्या होगा? सदिश क्षेत्र किसी सदिश राशि के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उस सदिश राशि का परिमाण और दिशा प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करती हो, क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो सदिश क्षेत्र ए वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ क्या? एक्स वाई जेड। एग्जाम्पल, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, बलागुण है इत्यादि। ये सब किसके एग्जाम्पल है? सदिश क्षेत्र के। और सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हैं? ऐसी वक्र सदिश राशियों को सदिश क्षेत्र का निरूपित करने के लिए ऐसी वक्राकार रेखाएं खींचते हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इन्हें क्या कहते हैं? बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? बल रेखाएं। और दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। देखो, अगर ये काटेगी तो इनके कटान बिंदु पर एक ही बिंदु से दो दिशाओं में स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो संभव नहीं है। लिखें ये बात। किसी सदिश राशि के, तुम लोग हिंदी में भी लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा एक बार इसको समझने के लिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं हिंदी में भी लिख लो, मैं कह रहा हूं फायदा रहेगा, क्योंकि हो सकता है उसकी कोई टर्म तुम्हें समझ में नहीं आए तो उसको पढ़ के खुद अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लो। जरूरी थोड़ी कि जिस उसने कन्वर्ट किया वो लैंग्वेज कैसी है, तुम उसको और उसको सिंपल तरीके से लिख सकते हो अपने हिसाब से। और अगर मैं लिख लो, मैं कह रहा हूं अगर तुम लोग लिखोगे नहीं ना और अगर बैठे रहोगे तो वैसे समझ में नहीं आएगा। हाथ चलाने से थ्योरी तो बहुत कम आएगी। अभी मान लो स्टार्टिंग, अब इसके बाद डेरिवेशन शुरू होने वाले हैं, तो टोटल डेरिवेशन वाला पार्ट होगा। और कोशिश करना डेरिवेशन वाले पार्ट को, जैसे मैं एक बार हल करवा दूं, आप लोग बिना देखे उसको हल करें कॉपी में बैठ के। यही रहेगा, जब नहीं आए तब बोर्ड पे देख सकते हो। उससे क्या होगा? खुद की प्रैक्टिस होगी और उस चीज को कभी नहीं बोलोगे आप। पर तुम्हारे तो क्या है, मतलब आते ही दूसरी है ना। टीचर भी क्या करता है? एक्स स्क्वायर। तुम्हारी भी ऐसी आदत हो रही है। गलत थोड़ी कह रहा हूं मैं। लिखो, किसी सदिश राशि के चारों ओर का वो क्षेत्र, किसी सदिश राशि के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें उस सदिश राशि का परिमाण व दिशा, जिसमें उस सदिश राशि का परिमाण व दिशा प्रेक्षण बिंदु के परिमाण व दिशा प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करती हो। परिमाण व दिशा प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करती हो, सदिश क्षेत्र कहलाता है। सदिश क्षेत्र कहलाता है। फिर लिखना नेक्स्ट लाइन में, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर बराबर ए एक्स वाई जेड। ये सदिश क्षेत्र ए वेक्टर बराबर ए एक्स वाई जेड। ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एग्जाम्पल, उदाहरण, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, वेग, संवेग, त्वरण, बल, बलागुण इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे मुझे बताओ पहले। सदिश क्षेत्र को निरूपित करने के लिए ऐसी वक्राकार रेखाएं खींचते हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर। रटना नहीं है, मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, आप लोगों को क्या याद रखना है, सिर्फ या तो डायग्राम याद रखना है, या अगर मैं किसी चीज को समझा रहा हूं तो उसके मैथमेटिकल फॉर्म से समझाऊंगा। और लैंग्वेज एक बार पढ़ोगे जिसमें तुम्हें याद हो जाएगी। ये किताबी ज्ञान नहीं है जो मैं लिखा रहा हूं, मतलब सेम अगर लैंग्वेज वो लिखा दूं ना तुम्हें किताब की तो तुम्हें याद ही नहीं हो। ये आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें लिखा रखा है मैंने, तो एक बार पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा। बोलो क्या बोल रहा हूं मैं, बोलना सीखो। एक चीज और सुन लो, जब तक तुम बोलना नहीं सीखोगे ना, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे कितनी % बना के बैठ जाओ। वो सब्जी वाला होता है ना जो सब्जी बेचता है, कितनी अच्छी सब्जी हो उसके पास, अगर वो चुपचाप खड़ा रहेगा ना तो बिकेगी नहीं। और एक दूसरा सब्जी वाला है जिसके पास चाहे खराबी है, वो चिल्ला आ जाओ 10 के ले जाओ, 20 के ले जाओ, 5 के ले जाओ, तब भी बेच के निकल जाएगा। इसलिए बोलना सीखो। ऐसा शर्माने से काम नहीं चलेगा कि पता नहीं सर क्या सोचेंगे क्या, और मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछ लूँ अगर, और यूँ मत सोचना कि मेरे को नहीं आया, मेरी इंसल्ट हो गई या मेरी इज्जत खराब हो गई। इज्जत थी कब जो खराब हो गई? हाँ, इज्जत थी कब जो खराब हो गई? तो लिखेंगे सदिश क्षेत्र को, नेक्स्ट लाइन लिखना, सदिश क्षेत्र को निरूपित करने के लिए ऐसी वक्राकार रेखाएं खींचते हैं। सदिश क्षेत्र को निरूपित करने के लिए ऐसी वक्राकार रेखाएं खींचते हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, बोलो किसको? सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इन्हें क्या कहते हैं? बल रेखाएं कहते हैं। इन्हें बल रेखाएं कहते हैं।
कभी भी दो सदिश बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। कभी भी दो सदिश बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि दो बल रेखाओं के आपस में काटने की स्थिति में इनके कटान बिंदु से दो दिशाओं में स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कटान बिंदु से दो दिशाओं में स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अतः एक ही बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दो दिशाएं होगी। एक ही बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दो दिशाएं ऐसे लिखना संभावित होगी, जो असंभव है। संभावित होगी जो असंभव है। ये वाला डायग्राम बनाओ। देखो यहां से एक रिलेशन लिखता हूं मैं, आप लोगों को याद भी होगा। देखना, चित्रानुसार सदिश क्षेत्र में ए वेक्टर भौतिक राशि और ds वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश है। तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है d बराबर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो फाई बराबर कितना, इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और बंद पृष्ठ हो दो शून्य। क्या शून्य, तुम सही बता रहे थे अभी। ये इसको ऐसा नहीं उसको शून्य नहीं कहते है ना, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हो तुम लोग। इसको बोलते हैं बंद पृष्ठ का समाकलन। हिंदी में क्या है, मैंने तो बंद पृष्ठ का समाकलन है ये, ठीक है। क्लोज्ड पाथ का इंटीग्रेशन है ये बंद पाथ। इसको यूं नहीं कि ये शून्य है, ऐसे नहीं पढ़ते, कैसे भी नाम मत दिया करो तुम, है ना। और कह रही है तो अपने हाड़ौती क्षेत्र है और तुम जानते हैं यहाँ कैसे बोलते हैं। आकाश होगा तो आकाशया, हाँ। तो ये क्या है, बंद पृष्ठ में समाकलन है। कोई भी चीज पढ़ो यहाँ तक तो इसको जो ये जो पढ़ते हैं इसको सही से पढ़ो, इसको मत बिगाड़ो, चाहे बाहर नाम बिगाड़ लो तुम, है ना। चलो लिखो, चित्र बन गया, चित्र बन गया या बनाएंगे अब। चित्रानुसार सदिश क्षेत्र में ए वेक्टर भौतिक राशि, चित्रानुसार सदिश क्षेत्र में ए वेक्टर भौतिक राशि तथा ds वेक्टर क्षेत्रफल अल्पांश है। ds वेक्टर क्षेत्रफल अल्पांश है। अतः सदिश क्षेत्र से निर्गत
अतः सदिश क्षेत्र से निर्गत कुल फ्लक्स, सदिश क्षेत्र से निर्गत कुल फ्लक्स, फ्लक्स वेक्टर है या स्केलर? फ्लक्स अरे फ्लक्स अदिश है या सदिश है? अदिश। कैसे पता चला? दो सदिश राशियों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? अदिश होता है। ठीक है, तो लिख लें ये। इसमें से ये जो यूनिट है आपके 16 नंबर की कंफर्म आएगी, श्योर है ना। और मैं बता भी दूंगा कि 10 नंबर में कौन सा क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि वही पढ़ना हो अपन को और छोड़ देंगे। मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसी टाइम पे इंपॉर्टेंट लगा लेना। एक मार्केट में पार्थ के नाम से एक गाइड आती है, पार्थ नाम सुना है? एक वो भी आती है, क्या नाम से, सारथी। तो सारथी बेटर नहीं है, क्योंकि सारथी में एक तो महंगी है फर्स्ट, दो तुम्हें पढ़ना दोनों से ही नहीं है। फर्स्ट चीज़ तो पढ़ना दोनों से ही नहीं है, ना तो पार्थ पढ़नी ना सार्थ पढ़नी, सारथी पढ़नी। ठीक है, पढ़ने सिर्फ अपने नोट्स है, उसमें से क्या देखना है, और सस्ते वाला काम भी बता दूंगा अभी, उसमें से सिर्फ क्या देखना है अपन को कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। और लास्ट जो 3 साल है उनके जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे अपन को फोकस करना है। लास्ट अगर 3 सालों के अपन क्वेश्चन पेपर भी हल करके चल जाते हैं तब भी 75% से अबव अपना पेपर बैठ जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, वो जो पार्थ है वो खरीद लेना, और मार्केट से नहीं तो मैं यहीं मंगवा दूंगा, कल यहीं से ले लेना, मैं फ़ोन कर दूंगा उसको, यहीं डाल जाएगा वो, यहीं से ले लेना। और सारथी लेना चाहो तो सारथी लेना, बट सारथी महंगी है, 280 रुपये के करीब आसपास आती है, 280 कैसे कुछ। और जो पार्थ है वो 150 रुपये में काम चल जाता है। और अगर और भी सस्ता काम देखना हो तो एक आती है महाराजा, 35 रुपये की या 30 रुपये की, 30-35 रुपये की, जिसमें क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन होता है, आंसर नहीं होते। और जो पार्थ में बता रहा हूँ उसमें क्या है, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, दोनों ही है। हाँ, 35 का ही लेना। ठीक, अब टॉपिक डालेंगे अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अदिश क्षेत्र की प्रवणता, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अब देखो एक एक लाइन समझते जाना मैं क्या कह रहा हूं। मैं पहले एक गणितीय रूप लिख देता हूं। मैंने पहले भी कहा अगर मैं किसी चीज को समझाऊंगा तो या तो गणितीय रूप से या डायग्राम से। ये जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ग्रेड। क्या लिखेंगे, ग्रेड। अदिश है तो अदिश फलन अपन ने क्या माना था, फाई, तो क्या लिख दूं मैं, ग्रेड फाई। मतलब अदिश क्षेत्र की प्रवणता को किससे प्रदर्शित करते हैं, ग्रेड फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ग्रेड फाई बराबर डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम। ठीक है, जैसे आप लोग वेग पढ़ते हो तो वेग के लिए क्या कहते हो, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर। ठीक है, यहां जो डी अपॉन डी आर है ये भी क्या है, परिवर्तन की दर ही है, किसके सापेक्ष, दूरी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और किस में, अदिश फलन में। और यहां मैक्सिमम है मतलब अधिकतम परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लोगों को ठीक से सुननी है और वापस रिपीट करनी है जब मैं बोलूं। ठीक, अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या है, अदिश फलन के मान में, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। और ये एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। एनकेप लगा दूं, अब ये मत सोचना अदिश क्षेत्र है तो सदिश राशि कैसे होगी, अभी कुछ मत सोचो, मैं मुझे आगे बढ़ने दो,
अभी सब एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ग्रेड फाई आपने अगर देखा हो तो ग्रेड फाई को डेल वेक्टर फाई कहते हैं। ग्रेड फाई को क्या कहते हैं? डेल वेक्टर फाई कहते हैं। आगे मैं प्रूफ करूंगा इसको, इसलिए मैंने रोका भी। और डेल वेक्टर आप जानते हो क्या होता है? क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ये फाई आपको इस पर ऑपरेट करना है। तो जो राशि मिली वो कैसी मिली आपको? सदिश। आई कैप जे कैप के कैप आ रहा है, तो कैसी राशि मिली? सदिश। इसलिए जो ग्रेड फाई है वो कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ठीक है, तो क्या है अदिश क्षेत्र की प्रवणता? क्या होती है? किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं, और ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। कैसे होती है? पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं, यहां बना देता हूं। ये x, ये y और ये z ले लेता है। मैं क्या करता हूं, एक पृष्ठ बनाता हूं यहां पर। ठीक है, और मैं एक पृष्ठ यहां बना देता हूं। ठीक, इसका नाम देता हूं मैं S1 पृष्ठ, इसका नाम देता हूं मैं S2 पृष्ठ। इस पर जो अदिश फलन है वो क्या मान लेते हैं अपन? फाई 1, और इस पर क्या मान लेते हैं अपन? फाई 2। यहां पर मैं कोई बिंदु लेता हूं P, यहां ले लेता हूं। ठीक है, इसका जो स्थिति सदिश है वो क्या है? R वेक्टर है। ठीक है, यहां पर मैं कोई दूसरा बिंदु ले लेता हूं S2 पृष्ठ पर, इसको P Q बोल देते हैं, और इसका स्थिति सदिश कितना है? R वेक्टर प्लस dr वेक्टर है। कितना है? R वेक्टर प्लस dr वेक्टर। अब तुम इसको भी एक काम करो, यूं मान लो इसको फाई और इसको डी फाई कह दो। मतलब फाई 1 कितना है? फाई है, और फाई 2 कितना है? फाई प्लस डी फाई है। ठीक है, इसको मैं मिला दूं, और ये जो दूरी है इसको मैं कितना मान लूं? R वेक्टर है। कितनी है? dr वेक्टर है। ठीक, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। इस वाले पृष्ठ पर इस पर अपन क्या करते हैं? एक लंब डाल देते हैं ये। ठीक है, और यहां से मैं इसको मिला दूं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि वो 90 दिख जाए मुझे, है ना? लंब डाला है ना, ये dr वेक्टर है अपने पास। इसको p q हो गया, ये इसको अपन r बोल देते हैं। ये जो दूरी है ये मान लूँ मैं dn है, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इसको मैं n कैप कह देता हूँ, क्योंकि जो दिशा है वो क्या है? पृष्ठ के तल के लंबवत है। इसलिए अब लंबवत तो कैसे दिखाऊँ? इधर तो बोर्ड पे दिखानी पड़ेगी, इसलिए मैंने n कैप दिखा दिया। ठीक है, और ये r वेक्टर हो गया, r वेक्टर प्लस dr वेक्टर, p q हो गया, dn हो गया, ये 90 है, और ये जो कोण है ये कितना है? थीटा है। ठीक, अब देखो एक एक चीज़ मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग समझते जाना। मुझे क्या करना है? d∅/dr निकालना है। तो पहले जो लैंग्वेज आपको लिखनी है वो सुन लो। क्या बोलोगे? माना चित्रानुसार S1 और S2 दो सम अदिश पृष्ठ है। क्या है? S1 और S2 दो सम अदिश पृष्ठ है, जिस पर अदिश राशि के मान क्या है? फाई और फाई प्लस डी फाई है। S1 पृष्ठ पर स्थित बिंदु P का स्थिति सदिश क्या है? R वेक्टर है, जबकि S2 पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q का स्थिति सदिश R वेक्टर प्लस dr वेक्टर है। एक शब्द रटना नहीं है, अगर डायग्राम याद है तो। जो भी चीज लिखनी है सब डायग्राम से। अभी जो मैंने बोला वो आप भी बोल सकते हो। क्या कहा मैंने? चित्रानुसार S1 और S2 दो सम अदिश पृष्ठ है, जिन पर अदिश फलन के मान या अदिश राशि के मान फाई और फाई प्लस डी फाई है। S1 पृष्ठ पर स्थित बिंदु P का स्थिति सदिश कितना है? R वेक्टर।
और S2 पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q का स्थिति सदिश कितना है, R वेक्टर प्लस dr वेक्टर है, तब विस्थापन सदिश PQ वेक्टर कितना होगा, तब विस्थापन सदिश PQ वेक्टर बराबर कितना होगा, वो तो R लिखा है मैंने कि ये dr वेक्टर आया, निकाला कैसे आपने, R वेक्टर प्लस dr वेक्टर माइनस R वेक्टर, ये भी बता दो कैसे आया, त्रिभुज नियम से। हाँ त्रिभुज नियम से, हाँ मतलब देखो R वेक्टर प्लस PQ वेक्टर बराबर कितना, ये देखो विपरीत दिशा में ये R वेक्टर प्लस dr वेक्टर, तो PQ वेक्टर कितना, R वेक्टर प्लस dr वेक्टर माइनस R वेक्टर, तो कितना आ गया dr वेक्टर, इसीलिए वहां लिख दिया मैंने dr वेक्टर। अब यूं मत करना यहां पर आप dr वेक्टर लिख दो, जो निकालना है जो ही लिख दो, तो फिर तो कट जाएगा। तो अपने पास ये कितना आया dr, PQ वेक्टर बराबर कितना आया dr वेक्टर, ठीक है। PQ दिशा में अदिश फलन के मान में परिवर्तन, यहां फाई है, यहां फाई प्लस डी फाई है, तो परिवर्तन कितना आया डी फाई, मतलब क्या किया आपने, फाई प्लस डी फाई माइनस फाई, यही किया, तो ये परिवर्तन कितना है आपके पास डी फाई। अब मैं एक लाइन पूछ रहा हूं, PQ दिशा में अदिश फलन के मान में परिवर्तन की दर कितनी होगी, एक मिनट रुकना, PQ दिशा में अदिश फलन के मान में परिवर्तन कितना है, डी फाई है, इधर दूरी कितनी है, तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि PQ दिशा में अदिश फलन के मान में परिवर्तन की दर कितनी है, बोलो डी फाई अपॉन डी आर, आर दूरी के सापेक्ष, तो ये डी फाई अपॉन डी आर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पी आर दिशा में अदिश फलन के मान में परिवर्तन कितना है, तो कितना होगा डी फाई अपॉन डी एन, क्योंकि मैंने इस S1 पृष्ठ से यहां से इस पर एक लंब डाला है और वो दूरी कितनी मानी है, dn मानी है, कितनी मानी dn, तो मैं ये भी लिख देता हूं, पी आर दिशा में अदिश फलन या अदिश राशि, परेशान मत हो ना, अपन ने लिखा ना फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। तो अदिश फलन या अदिश राशि, ये मत सोचना राशि से फलन कैसे बन गया, है ना, इतना तो है ना क्या, हाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना सीख लेना मेरे पास पढ़ के, है ना। तो पी आर दिशा में अदिश फलन के मान में परिवर्तन की दर कितनी होगी, डी फाई अपॉन डी एन, ठीक है। अब देखो त्रिभुज पी आर क्यू में, पी आर क्यू में, ये देखो 90 अपने पास, तो मैं यहां से cos थीटा निकालता हूं, ये कितना है थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, इतना टाइम कैसे लगता है, वो याद नहीं कि तुम्हें लाल बट्टा कक्का, है ना, इसी से तो याद करते हो आप लोग, तो क्या है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना है इसमें dn, कर्ण कितना है dr, तो यहां से dr कितना होगा dn अपॉन cos थीटा, पर मैं इसको आगे एक और चीज लिखता हूं, dn बराबर dr cos थीटा, ये आगे काम आएगा। तो एक काम करता हूं मैं, इसको तो समीकरण 1 कह दूं, इसको समीकरण 2 कह देता हूं, और ये मेरे आगे काम आएगा, इसको 3 कह देता हूं मैं, और इसको 4 कह देता हूं मैं, ठीक है। तो PQ दिशा में, PR दिशा में, सॉरी PQ दिशा में अदिश फलन के मान में परिवर्तन की दर
कितनी थी? d5/dr, d5/dr। मैं बेस बना रहा हूं क्योंकि मुझे क्या चाहिए? d5/dr चाहिए। क्या चाहिए? d5/dr। तो मैंने d5/dr लिखा, तो ये d5/dr, dr कितना है आपके पास? dn अपॉन cos थीटा। कहां चला गया? ऊपर। आपको तो क्या चाहिए थी? मैक्सिमम। मतलब आपको क्या चाहिए थी? अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर चाहिए थी। तो फिर बोलो ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? पढ़ के बताओ मुझे इसको। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ना ही नहीं आता तुम्हें? ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ना नहीं आ रहा? अबे देखो देखो मैं पढ़ के बता रहा हूं इसको। पी आर दिशा में अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर। नहीं आ रहा पढ़ना? ये अधिकतम परिवर्तन की दर है, क्योंकि देखो मुझे यहां पर जरूरत किसकी थी? अधिकतम की थी। d5/dr में निकाल चुका था, मुझे किसकी जरूरत थी? अधिकतम की जरूरत थी। तो एक शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ोगे? कि PQ दिशा में अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर क्या होगी? d5/dr मैक्सिमम बराबर d5/dn cos थीटा बराबर 0। दैट मीन्स 1 हो गया। मतलब cos थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1। अधिकतम मतलब cos थीटा का अधिकतम मान कितना? 1 हो गया। तो आपके पास d5/dr मैक्सिमम कितना आया? d5/dn। कितना आया? d5/dn। अभी भी कुछ कमी है इसमें। क्या कमी है? डायरेक्शन की। गुड। किसकी कमी है? डायरेक्शन की। तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूं? एन कैप से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं। तो जो आपका LHS साइड है वो क्या बना? d5/dr डॉट एन कैप, मतलब सॉरी d5/dr मैक्सिमम डॉट एन कैप। इसको क्या कह दूं मैं? ग्रेड फाई। ध्यान दो, आंखें खोल के बैठो, ऐसे नहीं सोने तो मैं दूंगा ही नहीं। तुम चाह के भी नहीं सो सकते मेरी क्लास में, है ना? इसलिए बिल्कुल एक्टिव होके बैठना। और यूं भी नहीं, अगर कोई सो भी रहा होगा तो मैं उठा दूंगा। और यूं मत सोचना कि सर ने मेरी इंसल्ट कर दी या मेरी इज्जत खराब कर दी। अभी मैंने पहले बता ही दिया तुम्हें, इज्जत थी कब? जो खराब होगी, है ना? तो यहां से उसको अपन क्या कह देंगे? ग्रेड फाई कह देंगे। तो अपने पास ग्रेड फाई आ जाएगा d5/dn डॉट एन कैप। ठीक है, फिर कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अपन आगे ज्ञात करेंगे। क्या क्या करा मैंने, कुछ बता सकते हो मुझे? डेफिनेशन सुनाओ सबसे पहले। तो रटना नहीं है, यहाँ आ जाओ डेफिनेशन के लिए। किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर को d5/dr मतलब परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ग्रेड फाई से। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ग्रेड फाई। क्या लिखते हैं? ग्रेड फाई। और इसको आगे भी मैं भी प्रूफ कर दूंगा कि ग्रेड फाई क्या होता है? डेल वेक्टर फाई होता है। तो ग्रेड को भी भूल जाना, ठीक है ना? अब सुनो, क्या लिखना है आपको बताओ मुझे। यहां आ जाओ। चित्रानुसार S1 और S2 दो सम अदिश पृष्ठ है जिन पर अदिश फलन के मान फाई और फाई प्लस डी फाई है। S1 पृष्ठ पर स्थित बिंदु P का स्थिति सदिश R वेक्टर है और S2 पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q का स्थिति सदिश R वेक्टर प्लस DR वेक्टर है। तब PQ कितना? त्रिभुज नियम लगा दे। क्या होगा? R वेक्टर प्लस DR वेक्टर माइनस R वेक्टर, कैंसिल। PQ कितना? DR वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये विस्थापन कितना है? dr है। अब अपन क्या करते हैं? अदिश फलन के मान में भी परिवर्तन निकाल लेते हैं। भाई यहाँ फाई है, यहाँ फाई प्लस डी फाई है, तो अदिश फलन के मान में परिवर्तन कितना है? तो क्या होगा? फाई प्लस डी फाई माइनस फाई, कितना आ गया? डी फाई। आपके पास अदिश फलन के मान में परिवर्तन कितना आ गया? डी फाई। तो मैं इस पी क्यू दिशा में क्या करूं? अदिश फलन के मान में परिवर्तन निकाल लूं, परिवर्तन निकाल लूं। तो क्या हो? परिवर्तन की दर निकाल लूं, मतलब तो क्या होगी? डी फाई अपॉन डी आर, क्योंकि दूरी कितनी थी? डी आर। तो इधर परिवर्तन कितना होगा? डी फाई अपॉन डी आर। अगर मैं आपसे इस डी एन दिशा पी आर दिशा में पूछूं तो अदिश फलन के मान में परिवर्तन कितना? डी फाई अपॉन डी एन, डी फाई अपॉन डी एन। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया डी फाई अपॉन डी एन।
अब मैंने त्रिभुज लिया PRQ, ठीक है, यहां से इस पे लंब डाल दिया, n कैप क्या है, इस पृष्ठ के तल के लंबवत एकांक सदिश है, ठीक। मैं यहां से cos थीटा निकालता हूं क्योंकि मेरे पास dn है और dr है, तो क्या रिलेशन आएगा, cos थीटा वाला। तो cos थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है dn, कर्ण कितना है अपने पास dr, तो यहां से dn कितना आया, dr cos, ये आगे काम आएगा, इसलिए ये समीकरण उसके लिए बनाई है मैंने। और फिलहाल जो यहां से मुझे काम आ रहा है, किसकी जरूरत है, dr की, तो dr कितना, dn अपॉन cos थीटा, इक्वेशन नंबर 4। तब PQ दिशा में अदिश फलन के मान में जो परिवर्तन की दर थी वो कितनी थी, d5 अपॉन dr, तो dr का मान रख दूं मैं यहां से, dn cos थीटा ऊपर चला गया, पर मुझे जरूरत किसकी थी, अधिकतम परिवर्तन की, तो क्या करूं मैं, d, ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ मुझे, PQ दिशा में अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन, अरे वाह, एक दिन में पढ़ना सीख गए तुम तो क्या होगा, d5 अपॉन dr मैक्सिमम बराबर कितना, d5 अपॉन dn, बस। चूंकि cos थीटा का अधिकतम मान एक, या तो थीटा 0 बोलो, या यूं कहो कि cos थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, तो cos थीटा बराबर 1 कर दो, है ना, और cos थीटा अगर 0 कर दोगे तो फिर पूरा 0 जाएगा। d5 अपॉन dr मैक्सिमम आ गया, कुछ कमी है इसमें अभी डायरेक्शन की, चिपका दे किससे, अच्छा चलो लिखेंगे सबसे पहले परिभाषा, मेरी जरूरत है क्या, लिखा दो तो बढ़िया रहेगा ना, चलो लिखो, टॉपिक डालो परिभाषा, डेफिनेशन, किसी अदिश क्षेत्र में, मुझे टाइम भी बता देना कितना हुआ, कितना हुआ 10:50, ठीक है, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन, क्वेश्चन क्या लिखोगे, फाई, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन, क्वेश्चन लिख लो फाई, के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर, अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं, इसे ग्रेड फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ग्रेड फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के, जिसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, जिसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, ठीक है। अर्थात लिखना, तुम ऐसे लिख लो, ग्रेड फाई बराबर, पहले लिख लो ग्रेड फाई बराबर d5 अपॉन dr मैक्सिमम डॉट एन कैप, समीकरण 1 इसको डालना चाहिए था अपन को, ओनली समीकरण 1 तक लिखना है आपको, सिर्फ समीकरण 1 तक, समीकरण 1 ओनली लिख ली। अब डायग्राम बनाओ, ये सुंदर सा बढ़िया सजा के, बाकी कैसे भी लिख लेना बट डायग्राम अच्छे से होना चाहिए, वो भी इसलिए क्योंकि डायग्राम अगर याद है तो थ्योरी लिख दोगे, फिर क्या लिखना है आपको याद है, लिखो, हाँ, मानाचित्रानुसार S1 व S2 दो सम अदिश पृष्ठ है, मानाचित्रानुसार
S1 व S2 दो सम अदिश पृष्ठ है जिन पर अदिश राशि के मान या अदिश फलन के मान, जिन पर अदिश राशि के मान क्रमशः क्या क्या है 5 प्लस d5 हैं, 5 प्लस d5 हैं तथा S1 पृष्ठ पर स्थित बिंदु P का स्थिति सदिश, S1 पृष्ठ पर स्थित बिंदु P का स्थिति सदिश OP वेक्टर बराबर R वेक्टर है, OP वेक्टर बराबर R वेक्टर है तथा S2 पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q का तथा S2 पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q का स्थिति सदिश बोलो OQ वेक्टर बराबर R वेक्टर प्लस DR वेक्टर है, R वेक्टर प्लस DR वेक्टर है, तब विस्थापन सदिश ये लिखना विस्थापन सदिश, और आप लोग समीकरण 2 तक भी लिख लेना, यहां तक समीकरण 2 तक एक लाइन लिखाऊंगा मैं, समीकरण 2 तक लिखो गेरी। हो गया? हो गया? क्या लिखोगे अब कि बिंदु P से S2 पृष्ठ पर एक लंब PR डालते हैं और माना PR कितना है DN है, और यहाँ n कैप क्या है पृष्ठ के तल के लंबवत एकांक सदिश। तो लिखेंगे अब बिंदु P से S2 पृष्ठ पर एक लंब डालते हैं। अब बिंदु P से S2 पृष्ठ पर एक लंब डालते हैं। माना PR बराबर DN है, PR बराबर DN है, ठीक है। यहां n कैप पृष्ठ के तल के लंबवत एकांक सदिश है। यहां n कैप पृष्ठ के तल के लंबवत एकांक सदिश है, ठीक है। ये लंब डाला वो भी तो दिखाएंगे अपन, बात दिखा दी अपन ने। अब देखो PR दिशा में अदिश फलन के मान में परिवर्तन की दर कितनी होगी d5/dn, इक्वेशन नंबर 3।
अब मुझे किसकी जरूरत थी, d5/dr निकालना है मुझे। देखो यहाँ पर d5/dr निकालना, और कौन सा निकालना है, मैक्सिमम। तो मैंने लिखा d5/dr। देखो यहाँ पर ये पहले dr की जरूरत थी तो मैंने dr निकाल लिया यहाँ से, और अदिश फलन के मान में परिवर्तन की दर d5/dr वैल्यू पुट कर दी। फिर अधिकतम के लिए लिखा दूंगा मैं, पहले यहाँ तक लिखो आप लोग, यहाँ से यहाँ से। तो देखें अपन, इसको मिटा दूं मैं। ये जो लाइन लिखी है वो लिख ली क्या आप लोगों ने, ये डॉटेड लाइन, या ऐसे ही डॉट कर दी, ऐसे ही कर दिया कि तुम लोगों ने भी नहीं किया ना। चलो लिखो, इसके बाद बोलो, बताओ मुझे क्या लिखना है। PQ दिशा में अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर लिखो। PQ दिशा में अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर d5/dr। यहां क्या लगाऊं, मैक्सिमम, मतलब अधिकतम है ना, और ये d5/dn, ठीक है। और यहां लिख लेना इसके सामने, चूंकि cos थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है। इसलिए d5/dr मैक्सिमम कितना गया, d5/dn। क्या करें दोनों तरफ, n कैप से, तो d5/dr ये मैक्सिमम n कैप, और d5/dn और ये n कैप। समीकरण 6। कम से कम इसका तो ध्यान रखा करो, एक ही तो चीज आती है अपन को, क्या, गिनती। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट एंड 6। इसको क्या कहते हैं अपन, ग्रेड 5। यही था ना वो, जाना पहचाना, देखो वो रहा। तो इसको मैं क्या कहता हूं, ग्रेड 5 कह देता हूं। तो क्या आएगा अपने पास, ग्रेड 5 बराबर क्या, d5/dn और ये n कैप। आज के लिए यहां तक रोक देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर कौन सी, ये 7। बस यहां तक लिखें। आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। कंप्लीट करो इसे।